हर महादेव, कैसे हैं आप लोग? प्रतीक्षा, राधे राधे, शिखर। तो इस उम्मीद करने वाले हैं डीएनए पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस की, क्योंकि न्यूक्लियस में ही पाया जाता है हमारा डीएनए। न्यूक्लियस में ही पाया जाता है हमारा डीएनए। तो ये आपने देखा था कि जो सेल था, और सेल के अंदर ये क्या था? सेल के अंदर था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर था बच्चे डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर था हमारा डीएनए। इस कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को नियंत्रित एवं समन्वयित कौन करता है ना? कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? तो आप कहेंगे सर डीएनए करता है। दूसरी बात कि डीएनए का दूसरा जो काम होता है, डीएनए का दूसरा काम जो होता है वो होता है मतलब गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाना, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाने का काम या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम कौन करता है? डीएनए करता है। डीएनए करता है। तो सबसे पहले याद कर लीजिए कि न्यूक्लियस की जो खोज है, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? तो रॉबर्ट ब्राउन साहब ने करी थी। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, है ना? और रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस की खोज करी थी, और इसको क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था? है ना? क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था? तो क्रोमैटिन नाम दिया था किसने? फ्लेमिंग ने। किसने नाम दिया था? फ्लेमिंग ने। तो डीएनए को क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। अच्छा, न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल या कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल और कंट्रोलर ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए कंट्रोल करता है बॉडी के तमाम फंक्शंस को। तो कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को, या आपकी बॉडी में होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कौन करता है? नियंत्रित एवं समन्वयित कौन करता है? कौन करता है? डीएनए। और ये डीएनए है किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। इसीलिए न्यूक्लियस को कहा जाता है कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का नियंत्रक। क्या बोला जाता है? केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का नियंत्रक कहते हैं, क्योंकि केंद्रक के अंदर डीएनए है, और डीएनए सभी क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा होता है ना? फिर हमने लिखा है कि न्यूक्लियस में क्या होता है? तो डीएनए होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए क्या है? तो डीएनए हमारे शरीर का जेनेटिक मटीरियल है। डीएनए हमारे शरीर का जेनेटिक मटीरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं डीएनए को? क्योंकि ये गुणों को माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। और डीएनए को हम शरीर का ब्लू प्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू प्रिंट। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी, यू विल से डीएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं? शरीर का ब्लू प्रिंट कहते हैं, क्योंकि जैसा डीएनए होगा वैसा शरीर होगा, वैसे कैरेक्टर होंगे। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि इसके डीएनए में ही खराबी है ना? क्यों कहते हैं लोग ऐसा? क्योंकि जैसा डीएनए होगा वैसे कैरेक्टर होंगे, और वैसा ही उनका आकार प्रकार होगा। तो बॉडी की एक एक इन्फॉर्मेशन, आपके शरीर की एक एक इन्फॉर्मेशन इसी डीएनए में कैद होती है ना? आंखें कैसी होंगी, चेहरे, नाक कैसा होगा, होंठ कैसा होगा, शरीर की एक एक इन्फॉर्मेशन इसी डीएनए में कैद होती है ना? स्टोर रहती है। इसलिए डीएनए को शरीर का ब्लूप्रिंट कहते हैं। ठीक है? ब्लड में होता है डीएनए? ब्लड में नहीं, सेल सेल के न्यूक्लियस में डीएनए होता है ना? न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। ठीक है? और डीएनए को शरीर का आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं? डीएनए को शरीर का आनुवांशिक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए ही गुणों को माता पिता से संतानों में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। अब इसको थोड़ा गहराई से समझो तो बातें समझ में आएगी। ऊपर ऊपर पढ़ने से आपको डीएनए समझ में नहीं आएगा, इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, और इसके क्वेश्चंस बनेंगे भी नहीं, फिर आपको रटना पड़ जाएगा। ठीक है? रटना पड़ जाएगा। नोटिफिकेशन के लिए मैंने बोल दिया है टेक्निकल टीम से, ठीक है? कल ही आपके सामने ही बढ़ाया था, बताया है। हो जाएगा, वो इशू सॉल्व हो जाएगा, घबराइए मत आप। ठीक है? तो सबसे पहले आपको देखो बात कर लेना है कि भाई न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो आप बोल दीजिएगा सर रॉबर्ट ब्राउन। फिर न्यूक्लियस को क्रोमैटिन का नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने, है ना? न्यूक्लियस को और क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा सर ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं या कंट्रोलर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, और डीएनए कंट्रोल करता है सभी क्रियाओं को शरीर में जो चल रहा है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए को और क्या कहते हैं? शरीर का अनुवांशिक पदार्थ। क्यों? क्योंकि ये डीएनए ही गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाता है, और इसको शरीर का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। डीएनए को क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी डीएनए में शरीर की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत है? कोई परेशानी है? बताओ। महिमा शर्मा, गुड इवनिंग। और वर्षु कह रहे हैं कि सर ये मेरी पहली क्लास है, स्वागत है आपका। रितेश की भी पहली क्लास है, आपका भी स्वागत है। विभाकर कह रहे हैं कि सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए। हाँ बिल्कुल, हम तो धीरे चलते ही हैं, क्यों हड़बड़ा रहे हैं? एकदम आराम से पढ़िए, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं बच्चा। हमें कोर्स खत्म करने की कोई जल्दी नहीं होती। आप देखते हैं कि कितना आराम आराम से हम पढ़ाते हैं चीज़ों को। ठीक है ना? अब देखिए, इसको थोड़ा समझते हैं गहराई से। जैसे सपोज करें बच्चे
कि ये मान लिया कि कोई शरीर की कोशिका है, आप अपने कोई शरीर की कोई भी कोशिका निकाल लो और कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए है। ये क्या है? आपका डीएनए। तो ये जो डीएनए है, डीएनए की जो लेंथ है, अगर हम एक सेल में डीएनए की लेंथ देखें, एक सेल में डीएनए की लेंथ देखें तो ये लगभग 6 फीट होगा या 2 मीटर के बराबर होगा। हम किसी एक आदमी के एक सेल के डीएनए को खींचकर लंबा कर दें तो वो लंबाई कितनी होगी? 6 फीट, लगभग 2 मीटर के बराबर। किसी व्यक्ति के एक सेल के डीएनए को हम खींचकर लंबा कर दें। क्यों, आवाज में प्रॉब्लम है क्या? आवाज कम जा रही है? कुछ बच्चे कहने के सर आवाज धीमी है, बताइएगा। आवाज ठीक ठाक है ना? क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? और कमेंट सबको मिल रहा है क्या? नहीं, कमेंट को प्राइवेट रखो ना, सिर्फ उस बच्चे को उसका कमेंट दिखना चाहिए। आवाज एक बार आवाज चेक करना। और नोटिफिकेशन क्यों नहीं जा रही है बच्चों के पास क्लास में? एक बार फिर से मैसेज कर देना कि नहीं जा रही है। उतना वॉइस नहीं आ रहा है जितना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अभी करवाते हैं बच्चे। कट कट के आवाज आ रही है तो हमें लग रहा है ना इसके इसमें। अब इसको, और उस सेल के अंदर डीएनए है, और इस डीएनए को हमने खींचकर लंबा कर दिया, तो वो लंबाई है, पता है कितनी होगी? 6 फीट होगी, लगभग 2 मीटर के बराबर होगी, है ना? हाँ, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है सेल को, बिल्कुल सही फरमाया आपने हसन। अब देखो बच्चे, अब देखिएगा कि किसी आदमी के शरीर में लगभग कितने सेल्स होते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो एक मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या होती है वो लगभग 10⁻13 सेल्स होते हैं। कितनी? 10⁻13 कोशिकाएं होती हैं। तो एक आदमी के शरीर में ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 10⁻13 सेल्स होती हैं। तो एक सेल में अगर डीएनए का लेंथ कितना है, एक सेल में डीएनए का लेंथ अगर 2 मीटर है तो 10⁻13 सेल में कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻13 मीटर। मतलब किसी आदमी के शरीर के तमाम सेल्स के डीएनए को खींचकर हम लंबा कर दें, किसी आदमी के शरीर की सभी कोशिकाओं के डीएनए को खींचकर हम लंबा कर दें तो वो लंबाई कितनी होगी? 2 × 10⁻13 मीटर के बराबर। कैसे? एक सेल में डीएनए की लंबाई है 2 मीटर, शरीर में कुल कोशिकाएं हैं कितनी? 10⁻13। तो एक सेल में डीएनए का लेंथ है 2 मीटर, तो 10⁻13 सेल में 2 × 10⁻13 मीटर। और ये लंबाई इतनी होगी बच्चे के आप अर्थ से सन तक, अर्थ से सन तक लगभग 70 ट्रिप कर सकते हैं। कितना? 70 ट्रिप्स। मतलब किसी आदमी के शरीर के तमाम सेल्स के डीएनए को खींचकर आप लंबा कर दो और डीएनए को ले जाओ सन के पास, वापस आओ, ऐसा एक ट्रिप हुआ। आना जाना एक ट्रिप कहलाएगा। ऐसा ऐसा आप 70 बार कर सकते हो, है ना? और ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये प्रूवन है, साइंस पढ़ रहे हैं आप। यानी किसी आदमी के शरीर के सभी कोशिका के डीएनए को खींचकर हम लंबा कर दें तो वो लंबाई होगी 2 × 10⁻13 मीटर, और ये लंबाई इतनी होगी कि आप अर्थ से सन तक 70 ट्रिप कर सकते हैं। सोच लो। और इसी डीएनए पर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, लक्षण होते हैं शरीर के। तो आदमी में कैरेक्टर्स भी तो बेहिसाब और बेशुमार होते हैं ना। आदमी मर जाता है लेकिन दूसरे को पता नहीं चलता कि इसने क्या क्या कांड कर रखे हैं, बस वही जानता है कि हमने कितने कांड कर रखे हैं। तो शरीर की एक एक इन्फॉर्मेशन जो होती है उसी डीएनए में होती है। अब थोड़ा इसको दूसरे नजरिए से हम आपको दिखाते हैं चीजों को, कि कैसे डीएनए डीएनए में, क्रोमैटिन में, क्रोमोसोम में और जीन में क्या अंतर है और क्या लिंक है इसके बीच। डीएनए क्या है, क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है और जीन क्या है। जो आपको अलग अलग लगता है वो आपको मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर जितनी गहराई से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले आपसे बनना लाजमी है, ज़रूरी है। मेरी तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। जैसे सपोज करें मैंने आपसे कहा कि ये डीएनए है, ये क्या है? डीएनए है। आप मुझे बताओ डीएनए की लेंथ कितनी है? एक सेल में डीएनए की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। अच्छा, ये 2 मीटर लंबा डीएनए सीधा रह सकता है क्या सेल में? सेल इतना छोटा कि उसे नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेल को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, पड़ती है ना? तो वह सेल सेल इतना छोटा कि जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उसमें 6 फीट लंबा डीएनए सीधा रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस है छोटा सा, और उसमें 6 फीट लंबा डीएनए कैसे समा जाता है, उस पर हम जरा बात करने वाले हैं कि गॉड ने क्या मतलब जुगाड़ कर रखा है इसके लिए। तो देखिए, ये मान लिया आपका डीएनए है जिसकी लंबाई मान लेते हैं 6 फीट है। तो ये छोटे से न्यूक्लियस में कैसे समा जाता है? ऐसे समाता है, देखिए। ये होता क्या है कि आपका कुछ प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीन को कहा जाता है हिस्टोन प्रोटीन। ये जो प्रोटीन आपको मैंने दिखाया, इन प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। क्या नाम है? हिस्टोन प्रोटीन। प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। आपका डीएनए जो होता है ना, हिस्टोन प्रोटीन पर वाइंड अप होता है, ऐसे इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन पर वाइंड अप होकर, है ना,
इस तरह से क्या कर लिया कि डीएनए का एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लिया। ये क्या है आपका डीएनए, और ये क्या है आपका हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर वाइंड अप होकर उलझ कर एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लिया, एक संघनित संरचना बना लिया। इस तरह से डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर इस तरह से वाइंड अप होकर एक उलझा हुआ संरचना बना लिया। ये सब क्या है, ये जो ब्लू ब्लू दिखा रहा हूँ ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो जब आप माइक्रोस्कोप से डीएनए को देखोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर उलझकर ये जो संघनित संरचना बना लिया है, इसको हम क्या नाम देते हैं, क्रोमैटिन, जिसको क्रोमैटिन फाइबर भी लिख देते हैं कई लोग, क्रोमैटिन। इसको कई लोग क्रोमैटिन फाइबर भी लिख देते हैं। तो क्रोमैटिन मतलब क्या हुआ, उलझा हुआ डीएनए। अब ये 6 फीट लंबा डीएनए उलझकर इतना छोटा हो गया, हिस्टोन प्रोटीन पर ऐसे वाइंड अप होकर इतना छोटा हो गया कि ये छोटे से न्यूक्लियस में आकर समा गया, है ना, छोटे से न्यूक्लियस में समा गया। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सेल के अंदर जो होता है, ये मान लिया कि एक सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए किस रूप में समाया रहता है, किस रूप में रहता है, तो आप कहिएगा सर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है वो क्रोमैटिन के रूप में रहता है। ये क्या है आपका, क्रोमैटिन। तो डीएनए क्या हुआ, हिस्टोन प्रोटीन पर इस तरह से उलझ उलझ कर इतना छोटा हो गया कि अब ये छोटू से न्यूक्लियस में समा गया। तो कोशिका के अंदर आपका डीएनए किस रूप में रहता है, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन मतलब उलझा हुआ डीएनए, किसके साथ उलझ गया है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ उलझ गया। ये सब क्या है, ये जो है आपका ये ब्लू ब्लू सा दिख रहा है, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन पर इस तरह से वाइंड अप हुआ, इस तरह से वाइंड अप हुआ, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए किस रूप में मौजूद है, क्रोमैटिन के रूप में, ठीक है। तो सेल रेस्टिंग स्टेज में है, विभाजित नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तब तो ठीक है कि आपका डीएनए क्रोमैटिन के रूप में यहाँ पे पड़ा हुआ है। लेकिन सेल डिवाइड भी तो होता है, कोशिका विभाजित भी तो होती है, एक कोशिका से दो कोशिका भी तो बनता है। तो जब कोशिका विभाजित होगी तो डीएनए भी विभाजित होगा। कोशिका में मेन चीज तो डीएनए होती है ना। आप मुझे बताइए कि क्या इस उलझे हुए फॉर्म में डीएनए का डिवीजन पॉसिबल है क्या, क्या इस उलझी हुई अवस्था में डीएनए विभाजित हो सकता है बराबर बराबर, नहीं हो सकता है। जैसे मान लिया कि कोई धागा आपको दे दिया जाए काफी उलझा कर, और आपसे कहा जाए कि इसे दो लोगों में बराबर बराबर बांट दो, तो धागों के सिरे सुलझाते सुलझाते शाम हो जाएगी आपको। तो अगर ऐसा मजबूरी ही आ जाए कि इस धागों को दो बराबर लोगों में बांटना है, तो उस धागों को आप क्या करेंगे, एक बंडल बनाएंगे, दो बराबर बराबर बंडल बनाकर दो बराबर बराबर लोगों में बांट देंगे। तो होता क्या है, देखो कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के समय डीएनए का कंटेंट डबल होता है। डीएनए क्या होता है, अपने आप को डबल कर लेता है, और आधा डीएनए इधर आधा डीएनए इधर बराबर बराबर विभाजित हो जाता है। लेकिन चूंकि डीएनए को बराबर बराबर भागों में बांटना है, तो देखो कोशिका विभाजन के समय आपका डीएनए जो है वो फर्दर कंडेंस्ड होता है और ज्यादा संघनित होता है। इस तरह से आपका डीएनए संघनित तो पहले से था ही, लेकिन कोशिका विभाजन के समय ये डीएनए और ज्यादा पास पास आया, और ज्यादा कंडेंस्ड हुआ, और ज्यादा संघनित होकर डीएनए का एक बंडल जैसा संरचना बना लिया। ये देखो, और इस डीएनए के बंडल को हम कहते हैं बच्चे क्रोमोजोम। क्या कहते हैं, क्रोमोजोम, अर्थात क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय क्या होगा कि ये जो आपका डीएनए पहले से ही उलझा हुआ था और ज्यादा उलझेगा, और ज्यादा संघनित होकर क्या करेगा, डीएनए का बंडल बना लेगा, और बराबर बराबर क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। और इस डीएनए के बंडल को हम क्या नाम देते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। मतलब गुणसूत्र आपको सिर्फ और सिर्फ कब दिखाई देगा, जब कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन के समय सिर्फ आपको गुणसूत्र दिखेगा, उसके बाद आपका डीएनए अनवाइंड होकर किस फॉर्म में आ जाएगा, फिर से खुलकर किस फॉर्म में आ जाएगा, क्रोमैटिन के फॉर्म में। जैसे देखिए, जब तक आपसे ये ना कहा जाए कि भाई ये उलझा हुआ धागा है, इसको दो लोगों में बराबर बराबर बांटो, तब तक आपको क्या जरूरत पड़ी है, उसको बंडल बनाने की। बंडल बनाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपसे कहा जाए कि नहीं इस धागे को दो लोगों में बराबर बराबर बांटना ही है, तब उस धागे को आप बंडल बनाओगे। ठीक उसी तरह से जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के समय डीएनए का बंटवारा ठीक से हो सके, इसलिए डीएनए और ज्यादा कंडेंस्ड होकर क्या बनाता है, डीएनए का एक बंडल बना लेता है, बराबर बराबर डिवाइड हो गया, फिर अनवाइंड होकर किस फॉर्म में आ गया, क्रोमैटिन के फॉर्म में। मतलब गुणसूत्र सिर्फ और सिर्फ कोशिका विभाजन के समय आपको दिखेगा। बात आनी चाहिए समझ में। उसी तरह से एक चीज और है यहाँ पे, जीन। अब देखो ये डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, डीएनए का एक छोटा सा अंश, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट ही कहलाता है जीन, जो आपका एक कैरेक्टर बनाता है। तो देखो सब कुछ डीएनए है, लेकिन उसका रंग रूप बदल गया तो नाम बदल गए। जैसे देखो, स्ट्रेट है तो आप क्या कह रहे हैं, डीएनए कह रहे हैं। स्ट्रेट है तो कह रहे हैं डीएनए। हिस्टोन प्रोटीन के साथ उलझ गया है तो क्या कह रहे हैं, क्रोमैटिन। कोशिका विभाजन के समय और ज्यादा कंडेंस्ड हो गया है तो क्या कह रहे हैं, क्रोमोजोम। और डीएनए का एक छोटा सा अंश जो एक कैरेक्टर बनाता है, आपका एक कैरेक्टर को कोड करता है, उसको हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो सब कुछ डीएनए ही है, बस उसका
रंग रूप बदल गया सो नाम बदल गया। जैसे आपने देखा होगा कि कोई आदमी है, एक कोई व्यक्ति है, उसको कोई पापा कहता है, कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई दादा कहता है, कोई बेबी कहता है। बेबी बहुत प्रचलन में है अभी, है ना? बेबी लोग अपने हस्बैंड को कहते हैं। तो क्या वो आदमी बदल गया क्या? आदमी वही है, लेकिन कोई उसे चाचा कह रहा है, कोई पापा कह रहा है, कोई बेबी कह रहा है, कोई जानू कह रहा है। उसका रोल बदल गया हर जगह, आदमी वही है। ठीक उसी तरह से सब डीएनए ही है। स्ट्रेट है तो आप डीएनए कह रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ उलझकर उलझा हुआ संरचना बना लिया है तो क्रोमैटिन कह रहे हैं। कोशिका विभाजन के समय फर्दर कंडेंस्ड होकर और ज्यादा उलझकर डीएनए का बंडल जैसा संरचना बना लिया है तो क्रोमोसोम कह रहे हैं। और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा सेगमेंट जो आपका एक कैरेक्टर कोड कर रहा है, एक लक्षण बना रहा है, उसको कहते हैं जीन। बात आ रही है समझ में? हस्बैंड को हब्बी बोलते हैं, चलिए अच्छी बात है। जैसे एक जगह पोलियो वाले घर में पहुंच गए कि भाई बच्चे को निकालिए, पोलियो ड्रॉप देना है। तो अंदर से आवाज़ आई कि यहाँ तो कोई बच्चा रहता नहीं। तो वो बोला फिर बेबी बेबी की आवाज़ क्यों आती थी आपके घर से? तो वो बेबी अपने हस्बैंड को बोलती थी। तो अच्छा है, मतलब प्यार मोहब्बत लोगों में बना रहना चाहिए। तो आप जिस नाम से भी बुलाते हैं, अच्छा लगना चाहिए बस उसको, है ना? तो बुलाइए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या? तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सब कुछ आपका डीएनए ही है, बस उसका रंग रूप बदल गया तो नाम बदल गया। अब आइए इससे क्वेश्चन निकालते हैं। देखो क्वेश्चन कैसे पूछे। अब देखिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई क्रोमोसोम क्या होता है, तो डीएनए ही संघनित होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। ये डीएनए पहले से संघनित था, कंडेंस्ड था, पास पास था, और ज्यादा कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम का निर्माण करेंगे। तो अगला पॉइंट देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई साहब डीएनए कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। डीएनए संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ये देखो डीएनए संघनित होकर, डीएनए और ज्यादा कंडेंस्ड होकर, और ज्यादा उलझकर, और ज्यादा नजदीक आ आकर, और ज्यादा करीब आकर, और ज्यादा पास आकर डीएनए का बंडल बना लिया, उसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो एक बार आपसे पूछा था कि क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, गुणसूत्र बने होते हैं किसके? अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि गुणसूत्र किसके बने होते हैं, तो क्या कहिएगा? डीएनए प्लस प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए किसके साथ कंडेंस्ड हो रहा है? हिस्टोन प्रोटीन के साथ। तो अगर क्वेश्चन आपसे अगला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ या कंपोज्ड ऑफ, यू विल से डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन, है ना? तो गुणसूत्र डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुणसूत्र बने होते हैं, उत्तर था क्या? डीएनए प्लस प्रोटीन। ऑप्शन में क्या था? डीएनए प्लस प्रोटीन। लेकिन वही पूछ लेता कौन सी प्रोटीन, तो वो प्रोटीन का नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है जी। नाउ अब देखिए मैंने क्या कहा कि गुणसूत्र कब बनेंगे? जब कोशिका विभाजन होगा तब गुणसूत्र बनेंगे। कोशिका विभाजित हो जाएगा तो फिर ये गुणसूत्र फिर से अनवाइंड होकर क्रोमैटिन के फॉर्म में आ जाएंगे। तो कोशिका विभाजन जब होता है ना, तो कोशिका विभाजन की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 अवस्था हम पढ़ाएंगे कोशिका विभाजन में आपको। तो कोशिका विभाजन की कई अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि पी मैट। हम याद कराएंगे आपको कैसे? पी मैट, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, एन से एनाफेज, टी से टीलोफेज। तो कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, ये वाली अवस्था, एम बोले तो मेटाफेज, एम बोले तो मेटाफेज। तो कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है बच्चा, उसमें गुणसूत्र बनकर तैयार हो जाते हैं, और अगली जो अवस्थाएं हैं इनमें बराबर बराबर विभाजित हो जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों को हम देख सकते हैं या गिन सकते हैं? गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या गिना जा सकता है कोशिका विभाजन की किस अवस्था में? तो आप कहिएगा सर जिस अवस्था में गुणसूत्र बनकर तैयार हो जाएंगे, उस अवस्था में गुणसूत्रों को हम देख सकते हैं। तो वो अवस्था कौन सी है? मेटाफेज अवस्था। इसी बात को देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या गिना जा सकता है? यू विल से मेटाफेज अवस्था। सो यहाँ पे हम लिख दिया है कि क्रोमोसोम्स कैन बी डिस्टिंक्ट और कैन बी काउंटेड in which stage of cell division, you will say मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। तो गुणसूत्रों को कोशिका विभाजन की देखो एकदम इसको दिल में बसाओ, मेटाफेज अवस्था में देखा जा सकता है या गिना जा सकता है। और फिर मैंने आपको क्या बोला था? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए का एक छोटा सा अंश, डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है बच्चा? जीन कहलाता है। क्या कहा था मैंने? देखो इस डायग्राम पे जरा नजर डालो, जो डायग्राम में दिख रहा है ना उसको अब हम लिख ले रहे हैं पॉइंट वाइज। हमने क्या बोला कि डीएनए का एक छोटा सा अंश ही एक्चुअली में जीन कहलाता है। और जीन को हम क्या कहते हैं गाइज?
जीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, जीन्स आर ऑल्सो कॉल्ड यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन को अनुवांशिकता की इकाई कहा जाता है। देखिए, व्हाट डू मीन बाई हेरिडिटी या इनहेरिटेंस? गुणों का माता पिता से संतानों में जाना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस या हेरिडिटी? इंग्लिश में हेरिडिटी का मतलब या इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है? हिंदी में अनुवांशिकता। तो अनुवांशिकता कर रहा है कौन? मतलब गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है कौन? जीन ना। इसलिए जीन को हम क्या कहेंगे? अनुवांशिकता की इकाई कहेंगे। सो जीन्स आर ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। ये सारे बेशकीमती लाइन से हैं, एकदम गोल्डन अक्षरों में लिखने वाले लाइन हैं ये सब। तो जीन ही गुणों को माता पिता से संतानों में ले जाते हैं और गुणों का माता पिता से संतानों में जाना कहलाता है अनुवांशिकता। इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। इसलिए जीन को कहते हैं अनुवांशिकता की इकाई। और हर कैरेक्टर के लिए वन पेयर जीन्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हर कैरेक्टर के लिए वन पेयर जीन होते हैं, एक जोड़ा जीन होता है, एक मदर का और एक फादर का। दोनों का जीन मिलकर डिसाइड करेगा कि बच्चे का कैरेक्टर क्या होगा। तो एक मैटरनल और एक पैटर्नल जीन होता है, एक मदर का जीन और एक फादर का जीन, दोनों का जीन मिलकर बच्चे के कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। जैसे जैसे कि बॉडी की हाइट क्या है, कैरेक्टर है, इसको एक जोड़ा जीन डिसाइड करेगा, एक जीन माँ का एक जीन पिता का, दोनों का जीन मिलकर डिसाइड करेगा कि बच्चे की हाइट क्या होगी। आंखों का रंग एक कैरेक्टर है, नीली आंखें, काली आंखें, गुलाबी आंखें, नशीली आंखें, कैसी आंखें होंगी, ये भी एक जोड़ा जीन डिसाइड करेगा, एक मदर का एक फादर का। बालों का शेप एक कैरेक्टर है ना, कि स्ट्रेट बाल होगा, जैसे देखिए हमारी जुल्फें स्ट्रेट हैं, या किसी की करली होती हैं तो स्ट्रेट बाल होगा कि करली बाल होगा, इसको भी एक जोड़ा जीन डिसाइड करेगा। बालों का रंग एक कैरेक्टर है, कि भूरे बाल होंगे कि काले बाल होंगे, सुनहरे बाल होंगे, ये सब कैरेक्टर्स में शुमार होते हैं। तो ये जो है मतलब हर कैरेक्टर के लिए एक जोड़ा जीन होता है, एक माँ का जीन एक बाप का जीन, दोनों का जीन मिलकर डिसाइड करेगा कि बच्चे का कैरेक्टर क्या होगा। आंखें कैसी होंगी, होंठ कैसा होगा, नाक कैसा होगा, कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, कैसे हंसेगा, ये एक जोड़ा जीन डिसाइड करेगा। यानी हर कैरेक्टर में माँ बाप दोनों शामिल होते हैं। बच्चे का आंखों का रंग कैसा होगा, होंठ कैसा होगा, कैसे बोलेगा, कैसे चलेगा, कैसे हंसेगा, मतलब बच्चे की हर अदा में दोनों की अदाएं शामिल होती हैं। तो किसी बच्चे में आप दोनों को देख सकते हैं, उसके माता को भी देख सकते हैं, उसके पिता को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसकी हर अदा में दोनों की अदाएं शामिल होती हैं। उसकी हर अदा में दोनों की अदाएं शामिल होती हैं, उसके बोलने में, चलने में, हंसने में, उठने में, बैठने में, दोनों शामिल होते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आदमी कभी मरता नहीं है। आदमी की एक्चुअल डेथ कब होती है? जब उसका जनरेशन स्टॉप कर जाता है। अदरवाइज आदमी तो जीवित रहता है। जैसे मेरे पिता मुझ में जीवित हैं, मैं अपने बच्चों में जीवित रहूंगा, वो अपने बच्चों में जीवित रहेंगे। अरे ये बॉडी क्या है? ये बॉडी यादों का संग्रह है। पूर्वजों से जो जीन चले आ रहे हैं वो सब आप में इकट्ठा हैं। हो सकता है कि आपने अपने परदादा को नहीं देखा हो, लेकिन उनके जैसी नाक आपके चेहरे पर हो सकता है आपने अपने नाना को नहीं देखा हो, पर उसकी मुस्कान जो है वो आपके होठों से खिल रही हो। तो आदमी की एक्चुअल डेथ कब होती है? जब उसका जनरेशन स्टॉप कर जाता है, उसका डीएनए मार्केट में नहीं रहता, अदरवाइज आदमी जीवित रहता है। तो अगर आपको जीवित रहना है तो अपना डीएनए मार्केट में रखना होगा, अर्थात विवाह करना होगा, तो आप जीवित रहेंगे। अदरवाइज सच में आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। सच में क्या हो जाएगी? आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे क्या कहा कि ये बॉडी क्या है? यादों का संग्रह है। पूर्वजों से जो जीन चले आ रहे हैं वो सब आपकी बॉडी में मौजूद हैं। तो आदमी कभी नहीं मरता, आदमी हमेशा जीवित रहता है। आदमी की एक्चुअल डेथ कब होती है? जब उसका जनरेशन स्टॉप कर जाता है। कवि कहते हैं कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। इस लोक को तो अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारो क्या जानो। अपमान रचेता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे। है ना? तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये डीएनए क्या है। तो डीएनए इज ऑल्सो नोन एज यूनिट ऑफ हेरिडिटी या यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इन पॉइंट्स में अब किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरा बता दें, नहीं तो हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसको बना पाते हैं। टेक्निकल टीम को पनिशमेंट दीजिए कि नहीं डालते हैं नोटिफिकेशन। अच्छा, अभी तो बोला है, कल भी बोला था आपके सामने प्रशांत शर्मा साहब, वो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग। क्लास जो है आपकी 4 बजे तो होती है, अगर कभी चेंज है
अगर किसी दिन शेड्यूल टाइम पे है, उस समझ कर पढ़ा है ना, तो आपसे बन जाएगा। तो 40 मिनट तक चलेगी, अभी तो 20 मिनट पहले अभी हमें छोड़ना पड़ेगा इस क्लास को। कॉन्ड्रिया देखो, हिस्टोन का माइटोकॉन्ड्रिया के भाई ये क्या होता है ना, डीएनए पर भी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो है वो ऐसे नहीं आती है बैच की, जब आपका टाइमिंग चेंज होगा या बैच ऑफ रहेगी तब नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे आप समझ लो कि हमारी क्लास जो होनी है 4 बजे से वो होगी, ठीक है। ठीक है बच्चे, चलो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कह रहे हैं उलझ गया तो क्रोमैटिन कह रहे हैं, बंडल बना लिया तो क्रोमोसोम, कुछ है वो आपका डीएनए ही है। हमने क्या बोला कि देखो, अगर स्ट्रेट है तो हम डीएनए कह रहे हैं, उलझ गया तो क्रोमैटिन कह रहे हैं, बंडल बना लिया तो क्रोमोसोम कह रहे हैं, और डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जो आपका एक कैरेक्टर को बना रहा है, कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है, उसको जीन कह रहे हैं। तो जो सब कुछ है वो आपका डीएनए ही है। तो ये डीएनए एक्चुअली में है क्या, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि ये डीएनए एक्चुअली में क्या है, डीएनए किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ना, और डीएनए किसका पॉलीमर होता है। फिर डीएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनने को क्या कहते हैं, आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं, डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था, डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसा है, इन सभी चीज़ों पर जो है बच्चा वो आपकी जो है बात होगी नेक्स्ट क्लास में। और आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है ये, तो आज के सेशन में अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका जिक्र करेंगे। एक चीज और देख लीजिएगा कि डीएनए को इन विट्रो संश्लेषण मतलब प्रयोगशाला में किसने बनाया था, तो डीएनए को प्रयोगशाला में बनाने वाले थे कॉर्नबर्ग, है ना, कॉर्नबर्ग। और ही वाज फर्स्ट टू आइसोलेट डीएनए पॉलीमरेज, इन्होंने डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम को भी पहली बार निकाला था, जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन का, है ना। और फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन बनाने वाले, पहला जीन बनाने वाले कौन थे, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। तो डीएनए को लैब में किसने बनाया था, कॉर्नबर्ग ने, है ना। उसके बाद जीन को पहली बार किसने बनाया था प्रयोगशाला में, डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने बनाया था। तो ये सब स्टैटिक जीके में इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसको भी जरा आप लोग देख लीजिएगा एक बार, नाम बस याद रख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ज़्यादा कुछ यहाँ पे करना नहीं। अब जो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसका हम देखेंगे एक्चुअली में कि एक्चुअली में ये डीएनए है क्या, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए एक्चुअली में है क्या, इन सारी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के सेशन में किसी का अगर कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, जितना मैंने बात की है उतना उतने में किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। विजय कह रहे हैं कि सर मैं पहले वाला क्लास लूँ, यहाँ से लूँ। नहीं देखो, पहले वाली क्लास जो रिकॉर्डेड क्लास है बच्चा, वो मैंने आपको यही बताया है कि वो उन बच्चों के लिए है जो जिसने बैच ले लिया है और उसके सर पे कोई एग्ज़ाम है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जब आपका जो शेड्यूल टाइम है उस पर क्लास होनी ही होनी होती है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई डीएनए जो कुछ है वो हमारा डीएनए ही है। डीएनए अगर उलझ गया है तो क्रोमैटिन कह रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन के साथ उलझ गया है तो क्रोमैटिन कह रहे हैं। और सेल डिवीजन के समय डीएनए फर्दर कंडेंस्ड होकर और ज्यादा उलझकर और ज्यादा संघनित होकर बंडल जैसी संरचना बना लिया है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमोसोम कह रहे हैं। और डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो आपके कैरेक्टर को कोड करता है, उसको हम जीन कह रहे हैं। तो जो कुछ है वो मैंने आपको कहा कि डीएनए ही है। तो चलिए इस डीएनए को थोड़ा और गहराई से हम लोग देखते हैं। आवाज वगैरह क्लियर है, एक बार आप लोग कंफर्म करिएगा। खुशबू त्रिपाठी करें कि सर एवरीथिंग इज ओके। मांडवी हमारे साथ हैं, गहराई से देखते हैं। तो डीएनए का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कौन सा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में क्या लिख देंगे, ऐसे ही लिख देंगे
हिंदी में भी ऐसे ही लिख देंगे, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अच्छा, डीएनए एक्चुअली में क्या है? तो आप कह सकते हैं कि डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ, डीएनए बहुलक होता है किसका? तो न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अर्थात क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड 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 का एक लॉन्ग चेन क्या कहलाएगा? डीएनए, है ना? तो बहुलक मतलब समझ में आता है ना? पॉलीमर, पॉलीमर मतलब क्या होता है कि अगर एक बड़ा अणु छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है तो उस बड़े अणु को क्या कहते हैं? बहुलक। बहुत सारे इकाइयों से मिलकर बना हुआ। तो ये डीएनए भी बहुलक है। किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। मतलब न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर एक लॉन्ग चेन न्यूक्लियोटाइड का क्या कहला रहा है? आपका डीएनए कहला रहा है। तो पहला सवाल होगा कि डीएनए किसका बहुलक है? तो आप क्या कहेगा? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब इतना जब आप बता दोगे तो आपसे पूछेगा कि फिर बताओ कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है। तो याद करना है आपको कि न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक है आपका शुगर अर्थात शर्करा, और दूसरा क्या होता है? बेस यानी कि क्षार, और तीसरा होता है आपका फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट। फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट ही होता है। क्या होता है? फॉस्फेट। तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट बराबर क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर हो गया आपका डीएनए। तो कैसे कैसे सवाल चलेगा? डीएनए किसका बहुलक है? आप कहेगा सर न्यूक्लियोटाइड का। फिर पूछेगा न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? तो आप कहेगा सर शुगर बेस और फॉस्फेट का बना होता है। जब इतना आप बता दीजिएगा तो वो टेंशन में आ जाएगा एग्जामिनर के, अरे इसको तो पता है। फिर आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है शुगर का बना होता है ना, तो बताओ कौन सा शुगर होता है डीएनए में? कौन सा शुगर? तो डीएनए में जो शुगर होता है उसका नाम है डी ऑक्सी राइबोज शुगर। जो शुगर है उसका नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबोज शर्करा। तो डीएनए में जो शुगर है उसका नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। ठीक है, तो पूछेगा कि कौन सा शुगर होता है डीएनए में, तो डी ऑक्सी राइबोज शुगर या राइबोज शुगर। तो आप कहेगा सर डी ऑक्सी राइबोज शुगर। इतना भी बता देंगे तो आपको फंसाने की फिर कोशिश करेगा कि ठीक है, ये ठीक है डी ऑक्सी राइबोज शुगर है, लेकिन है कैसा शुगर? तो याद रख लीजिएगा कि डी ऑक्सी राइबोज शुगर एक प्रकार का कैसा शुगर है? तो आप कहेगा सर इट इज अ पेंटोज शुगर। कैसा शर्करा है? तो पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा कहने का मतलब इसमें कार्बन की संख्या 5 है। देखो, जैसे मान लिया कि आपने पढ़ा होगा ना ग्लूकोज, ये C6H12O6, ये क्या है आपका? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का शुगर है, शर्करा है कि नहीं? शुगर है, शर्करा है, अर्थात कार्बोहाइड्रेट है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये ग्लूकोज कैसा शुगर है, तो आप कहेगा सर ग्लूकोज जो है ना वो हेक्सोज शुगर है। क्यों? ग्लूकोज जो है वो एक हेक्सोज शुगर है, अर्थात हेक्सोज शर्करा है। मतलब इसका समझ में आ रहा है? इसमें कार्बन की संख्या 6 है। तो वैसा शुगर जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है उसको कहते हैं हेक्सोज शुगर। 5 होती है तो कहते हैं पेंटोज शुगर, 7 होती है तो कहते हैं हेप्टोज शुगर, है ना? 4 होती है तो कहते हैं टेट्रोज शुगर। तो ये जो ग्लूकोज में शुगर है जिसका नाम है डी ऑक्सी राइबोज शुगर, वो एक प्रकार का कैसा शुगर है? पेंटोज, यानी इसमें कार्बन की संख्या 5 होती है। तो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, याद आया? फिर से देखिए, डीएनए किसका बहुलक होता है? तो कहेगा सर न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है? तो कहेगा शुगर बेस और फॉस्फेट का। कौन सा शुगर होता है डीएनए में? तो कहेगा सर डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। नेचर कैसा? तो कहेगा सर पेंटोज होता है, 5 कार्बन वाला शुगर। अब आ जाइए बेस के बारे में बात कर लेते हैं। डीएनए में जो बेस होता है वो 4 होते हैं। उनका नाम आपको याद रखना है। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार हैं। एक का नाम है एडेनिन। क्या नाम है? एडेनिन। दूसरे का नाम है थाइमीन। क्या नाम है? थाइमीन। तीसरे का नाम है साइटोसिन। क्या नाम है? साइटोसिन। एंड द फोर्थ वन इज गुआनिन। ये 4 प्रकार के क्षार पाए जाते हैं। तो डीएनए में कौन कौन से क्षार हैं? नाम याद रखना है, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन और गुआनिन। और एक बात और यहाँ पे साथ साथ में याद रखनी है कि देखो, एडेनिन और थाइमीन के बीच हमेशा डबल बॉन्ड होता है और साइटोसिन और गुआनिन के बीच हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। एडेनिन थाइमीन के साथ हमेशा बॉन्डिंग बनाएगा,
और साइटोसिन हमेशा बॉन्डिंग बनाएगा गुआनिन के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा कि एडेनिन गुआनिन के साथ और साइटोसिन थाइमिन के साथ जुड़ जाए। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है थोड़ा गहराई में जाकर कि देखो ये डीएनए में क्षारों के बीच, बेसेस के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग किस तरह की होती है? वो आयनिक बॉन्ड होता है, वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ लेता है थोड़ा अंदर जाकर, तो डीएनए में क्षारों के बीच ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि एडेनिन और थाइमिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 2, और साइटोसिन और गुआनिन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 3। ये सारे के सारे सुपर डुपर हिट सवाल है जो अंदर से बिल्कुल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। क्लियर है सबको? तो यहाँ पे हमने देखो लिख दिया है कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड शर्करा, क्षार एवं फॉस्फेट के बने होते हैं। और अगर पूछा जाए कि भाई डीएनए में कौन सा शर्करा होती है, तो डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। इनका नेचर कैसा है, तो पेंटोज होता है, मतलब 5 कार्बन वाला होता है। और अगर हम क्षारों की बात करें, डीएनए में क्षार कौन कौन से होते हैं, तो एडेनिन होता है, दूसरा जो होता है वो थाइमीन होता है, तीसरा जो होता है वो साइटोसिन होता है, और चौथा जो है वो गुआनिन होता है। ठीक है, ये डीएनए का पूरा अंदर का मामला सेट हो गया। तो इन चीजों को बस ऐसे याददाश्त में ध्यान में रख लेना है कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर एक लॉन्ग चेन क्या बन गया आपका, डीएनए। तो फिर पूछ ले कि न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो अब इनमें से एक न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, तो एक न्यूक्लियोटाइड शुगर, बेस और फॉस्फेट का बना होता है। फिर पूछ लिया जाए कि कौन सा शुगर होता है डीएनए में, तो याद करना है ये कि भाई डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। कैसा शुगर है, तो आप कहेगा सर 5 कार्बन वाला शुगर है। इस शुगर में कितना कार्बन है, 5, इसलिए इसका नाम क्या है, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। क्षार की बात करेंगे तो क्षार कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, तो एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन। ये सब आपको याद रखने वाली बातें हो गई, है ना। तो यहाँ पे हमने इसको शब्दों में लिख दिया है और यहाँ पे हमने इशारों में लिख दिया है ये बातें। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके एग्जाम में। जैसे पूछ ले कि एडेनिन और थाइमिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो कहिएगा 2। साइटोसिन गुआनिन के बीच कितना हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो कहिएगा 3, है ना। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। डीएनए में क्षार कौन कौन सा है, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, साइटोसिन गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्ड कहाँ बनेगा, वो आगे स्ट्रक्चर जब पढ़ाऊंगा वहां पे दिखाऊंगा। ठीक है, अभी बस इन चीजों को याद रख लीजिए। अब यहीं पर डीएनए को हम आरएनए से कंपेयर कर लेते हैं, है ना, कि डीएनए आरएनए में अंतर क्या है। तो चलिए आरएनए को देख लेते हैं। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसको याद करना है पहले तो कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब ये आरएनए भी किसका बना होता है, तो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। यानी ये भी बहुलक होता है किसका, तो न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर क्या बन गया, आरएनए बन गया। न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर एक लॉन्ग चेन कहलाया आरएनए। तो आरएनए क्या है, बहुलक है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। जैसे न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर एक लॉन्ग चेन बन गया। ये है न्यूक्लियोटाइड 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 मिलकर क्या कहलाया, आरएनए कहलाया। तो ये आरएनए बहुत सारे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है ना। तो ये जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसको कहते हैं पॉलीमर, बहुलक, बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बना हुआ। तो आरएनए भी बहुलक है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और आप पढ़ ही चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहिएगा सर शुगर, बेस और फॉस्फेट। सेम बिल्कुल अभी तक चल रहा है। तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है किसका, शुगर प्लस क्षार और प्लस फॉस्फेट। जब ये 3 चीज मिलते हैं तो क्या बन जाता है, एक न्यूक्लियोटाइड। ये 3 चीज मिलेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड। और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। तो आप कहेगा सर यहां तक तो ठीक है, सेम ही है, तो फिर डीएनए आरएनए में अंतर क्या हुआ। डीएनए आरएनए में तो कुछ अंतर ही समझ में नहीं आ रहा है। डीएनए भी पॉलीमर था न्यूक्लियोटाइड का, आरएनए भी पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड बना होता है शुगर, बेस और फॉस्फेट का, वहां पे भी यही था। अंतर क्या हुआ, तो यहां तक डीएनए आरएनए में कोई अंतर नहीं है। अंतर देखो अब शुरू होगा यहां से।
डीएनए में शुगर कौन सा था? डीएनए में शुगर था डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहां पे जो शुगर होगा आरएनए में वो होगा आपका राइबोज शुगर। ये फर्क हो गया, राइबोज शर्करा। सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए आरएनए में पहला डिफरेंस हुआ कि डीएनए में जो शुगर था वो था डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए में जो शुगर होगा वो राइबोज शुगर होगा। नेचर में अंतर नहीं है, दोनों ही पेंटोज होंगे, दोनों में ही 5 कार्बन वाला होगा। ये भी कैसा है? पेंटोज शुगर है, अर्थात पेंटोज शर्करा है, मतलब इसमें भी कार्बन की संख्या 5 होगी। तो वो सारे शर्करा, वो सारे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन की संख्या 5 होती है उसको कहते हैं पेंटोज शुगर। पेंटा मतलब 5। अच्छा, इसमें बेस भी 4 होंगे, वहां पे भी 4 थे। अंतर क्या होगा? अंतर क्या होगा तो देखो, एडिनिन यहाँ पे भी मिलेगा आपको। डीएनए में भी क्या था? एडिनिन था, यहाँ पे भी एडिनिन मिलेगा। बस अंतर यहाँ पे हो जाएगा, थाइमिन की जगह यहाँ पे यूरासिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरासिल। तो देखो ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में रहता है कि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? तो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है बस। बाकी बेसिस सेम होंगे, जैसे कि वहां पे साइटोसिन था, यहाँ पे भी साइटोसिन होगा, और गुआनिन था, यहाँ पे भी गुआनिन होगा। अंतर समझ में आया? अंतर दो जगह पे मिला, डीएनए में शुगर डीऑक्सी राइबोज शुगर, आरएनए में राइबोज शुगर। डीएनए में यहाँ पे थाइमिन था, आरएनए में यहाँ पे यूरासिल, तो थाइमिन की जगह बस यूरासिल आ गया, तो इसका नेचर बदल गया। और अगर हम बॉन्डिंग की बात करेंगे तो एडेनिन की जगह पे यूरासिल आ जाएगा, और साइटोसिन गुआनिन के साथ तो बॉन्डिंग करेगा ही करेगा। ठीक है, तो डीएनए आरएनए में आपसे अंतर के जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार पूछे जाते हैं। अभी अंतर दोनों में हम दिखा देते हैं, है ना। इसको लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं। मैंने कहा कि भाई आरएनए किसका बहुलक होता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड बना किसका होता है, तो शुगर बेस और फॉस्फेट का बना होता है। शुगर कौन सी होती है, तो राइबोज शुगर। यही अंतर हुआ, पहला अंतर। पेंटोज वही रहेगा। अच्छा, क्षार कौन कौन से होंगे, तो एडेनिन डीएनए जैसा ही होगा, बस यहाँ पे यूरासिल आ गया। बाकी साइटोसिन सेम ही रहेगा और गुआनिन सेम ही रहेगा। तो अब जितना क्वेश्चन को घुमा फिराते, जितना डीप ले जाए आप उसको बना लेंगे। बस इतनी बातें याद रखनी चाहिए आपको। पहला क्वेश्चन, आरएनए किसका बहुलक है, याद रखिएगा न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। दूसरा क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, तो शुगर मिलते हैं, बेस मिलते हैं और फॉस्फेट मिलता है। शर्करा, क्षार और फॉस्फेट मिलने से न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फिर पूछ लिया जाए कि कौन सा शर्करा होता है, तो राइबोज शर्करा। नेचर कैसा, तो पेंटोज। फिर बोलिएगा कितने क्षार, तो बोलिएगा 4। कौन कौन सा, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। आरएनए में थाइमिन की जगह पे क्या पाया जाता है, यूरासिल। बस ऐसे चीजों को आपको याद रख लेना है, ठीक है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। याद रहेगी बातें। तो डीएनए आरएनए में जरा अंतर आपको मैं दिखा देता हूँ। यह है डीएनए आरएनए में अंतर, इसको याद रख लो अब बस, बाकी चीजों को इग्नोर करो। सबसे पहले हम बात करते हैं शर्करा की। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डीएनए में, यहाँ पे आपका डीएनए है और इस कॉलम में हमारा आरएनए है, तो अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि डीएनए में कौन सा शुगर, तो आप कहिएगा सर डीऑक्सी राइबोज शुगर। वहीं पर आरएनए में बदल जाएगा राइबोज शुगर। ये पहला अंतर हो गया। तो डीएनए आरएनए में पहला अंतर आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद क्षारों की बात कर लेते हैं। तो डीएनए में 4 प्रकार के क्षार, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। ठीक है, यहाँ पे भी 4 हैं, बस अंतर क्या आया, एडेनिन सॉरी थाइमिन की जगह यहाँ पे क्या हो गया, यूरासिल हो गया। बाकी सब सेम है। अगर हम पूरक क्षारों की बात करें तो एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, साइटोसिन गुआनिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा। कैसे जुड़ा रहेगा ये आगे दिखाएंगे जब डीएनए की संरचना हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एडेनिन थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा, यूरासिल, बाकी साइटोसिन और गुआनिन। अच्छा, अगर हम धागों की बात करें कि डीएनए में कितने धागे होते हैं, है ना, तो डीएनए जनरली डबल स्ट्रैंड का होता है, ऐसा 2 धागे होते हैं डबल। और ये वाला आरएनए ऐसा सिंगल होता है, सिंगल धागा होता है जनरली। वायरस में इसका भी एक्सेप्शन आपको मिल जाता है। तो आपको ये 3 पॉइंट्स जो है याद रखने, पहला, दूसरा, तीसरा। डीएनए जनरली डबल, आरएनए जनरली सिंगल। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, समझ में आया सबको? क्वेश्चन ऐसे पूछेगा
कि डीएनए में कौन सा शुगर, डीऑक्सी शुगर। आरएनए में कौन सा शुगर, रैबो शुगर। आरएनए में थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरासिल। एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा, थाइमिन के साथ। कितने बॉन्ड के साथ, 2 बॉन्ड। साइटोसिन गुआनिन के साथ कितने बॉन्डिंग से जुड़ा रहेगा, 3 बॉन्ड से। ये बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये बॉन्ड का टाइप अगर पूछ लिया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड है। बस ऐसे चीजों को आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे डीएनए की संरचना। देखिए, डीएनए का संरचना देने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन वो फेल हो गए, नाकाम हो गए, नाकाम हो गए। अंशु कह रहे हैं कि सर जी हमें बायोलॉजी थोड़ी कम समझ में आती है। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने देखो क्या बताया अंशु, देखो ध्यान दो मेरी बातों को। मैं शुरू से ये कहता चला रहा हूँ कि कोई किसी भी टॉपिक में आपको विद्वान नहीं बनना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा टॉपिक पूरा का पूरा एकदम समझ में आ जाए, उसमें आप मास्टर बन जाओ। उसके लिए आपको मलाल नहीं करना। आपको बायोलॉजिस्ट नहीं बनना, आपको ऑफिसर्स बनने हैं ना। तो आप इस हिसाब से पढ़ो कि आपका एग्जाम क्या हो जाए, निकल जाए। जैसे मान लिया कि अभी मैंने डिस्कस किया डीएनए आरएनए, है ना। तो इसमें आपको क्या एकदम मास्टर करने की जरूरत है क्या, नहीं। आपको सिंपल याद रखना है ऐसे पॉइंट। डीएनए किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का, ऐसे याद कर लो। न्यूक्लियोटाइड किसका बना होता है, शुगर बेस और फॉस्फेट का। फिर पूछ ले कौन सा शुगर होता है, ठीक है, शुगर का बना हुआ है, तो कौन सा शुगर होगा डीएनए में, तो डीऑक्सी शुगर। ऐसे सिंपल। लेकिन ये डीऑक्सी शुगर कैसा शुगर है, तो 5 कार्बन वाला शुगर है। 5 कार्बन वाले शुगर को क्या कहते हैं, पेंटोज शुगर। मतलब ये पेंटोज टाइप की शर्करा है। कौन कौन सा बेस है, ऐसे याद कर लो, 4 प्रकार का बेस है। इसमें क्या करना है, चीजों को ऐसे रट लो। अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है जीएस में, उसको याद करके आप क्या कर सकते हो, अपना निकाल सकते हो। उसके लिए मलाल नहीं करना कि आपको एकदम मास्टर ही बन जाना है इसमें, है ना। आपको आगे चल के टीचिंग नहीं करनी है ना, आपको क्या करना है, ऑफिसर्स बनने, इन सबको इन्फॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, एकदम जैसे जैसे चीजें लिखी हुई हैं उसको याद करते चले जाना है। अब आ जाइए स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना देने की कोशिश बहुत सारे साइंटिस्ट ने करी, लेकिन वो नाकाम होते चले गए। क्यों, क्यों नाकाम होते गए। वो सोच रहे थे कि देखो न्यूक्लियोटाइड 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 का एक लॉन्ग चेन बन गया आपका डीएनए, ऐसा। और इस तरह से वो अपना संरचना दे रहे थे कि देखो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग चेन होता है डीएनए। और वो फेल कर गए, सारे के सारे मॉडल फेल कर गए, खरा नहीं उतरा। लास्ट में आपने सुना होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एक साइंटिस्ट थे वाटसन और दूसरे थे क्रिक। लास्ट में 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक। इन्होंने कहा कि देखो बच्चा लोग, ये न्यूक्लियोटाइड का चेन तो होता है डीएनए, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गया तो डीएनए बना, ये सत्य है। लेकिन ये एक चेन नहीं होता, ये 2 चेन होते हैं, है ना। जैसे मैं कहूँ कि ये मान लिया न्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, ये न्यूक्लियोटाइड का मान लेते हैं कि एक चेन है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। और ये मान लेते हैं कि ये दूसरा चेन है, ऐसे। और ये न्यूक्लियोटाइड के चेन आपस में इस तरह से मुड़कर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुंडलित संरचना बनाते हैं, है ना। कुंडली के आकार की संरचना बनाते हैं, लाइक दिस, ऐसे। ये न्यूक्लियोटाइड का देखो दूसरा चेन आ रहा है, और ये न्यूक्लियोटाइड का दूसरा चेन आपस में मिलकर क्या बना रहा है, एक कुंडलित संरचना बना रहा है, इस तरह से। तो ये कहा इन्होंने, वाटसन और क्रिक ने, कि न्यूक्लियोटाइड का एक चेन होता है ऐसा, और ये एक दूसरा चेन होता है ऐसा। ये दोनों चेन आपस में ऐसे मिलकर एक हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। डीएनए ऐसा होता है, ये न्यूक्लियोटाइड का एक चेन हुआ हुआ ना, ये वाला, और ये न्यूक्लियोटाइड का एक दूसरा चेन हुआ। तो इन्होंने कहा कि एक चेन नहीं होता, ये 2 चेन होते हैं, और दोनों चेन आपस में क्या होते हैं, ट्विस्ट कर जाते हैं, है ना, ऐसे। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर। So this is the one helix, this is the second helix. So model was known as double helix model of DNA. DNA का द्विकुंडलित मॉडल, और इन दोनों धागों को आपस में जोड़ता है यही अल्टरनेट बेस पेयर, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, अल्टरनेट एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन, है ना, इस तरह से। तो ये जो आप डीएनए में इस तरह से जो स्टेप्स आप देखते हैं ना, सीढ़ियां, ये दरअसल बेस पेयर होते हैं। तो इन दोनों स्ट्रैंड को ये बेस पेयर आपस में बांधे रहते हैं, एडेनिन थाइमिन साइटोसिन गुआनिन। सो इस मॉडल को हम कह रहे हैं डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। क्या बोल रहे हैं इसको, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। तो डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए अर्थात डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, तो 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था देखो वाटसन और दूसरे का नाम था क्रिक्स। तो जो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए है वो किसने दिया, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। और दोनों देखिए एकदम खुश हैं दोनों,
है ना, हंस रहे हैं बाकियों पे कि देखो हमने सही मॉडल दिया, तुम लोग गलत थे। अगर आप इसका इतिहास पढ़ोगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने मतलब इसका मॉडल देने की कोशिश की, लेकिन वो जो है नाकाम हो गए। लास्ट में ये लोग आए और डीएनए का सही मॉडल बताया। तो जो मैंने आपको बोला था ना कि ये डीएनए ऐसा होता है, सिंगल दिखाया था मैंने, ये सिंगल नहीं है, ये डीएनए ऐसे डबल है ये। लेकिन दूर से जब आप इसे देखोगे तो कैसा दिखेगा, सिंगल दिखेगा। जैसे आप रस्सी को देखो तो रस्सी में दो तरह से दो हेलिक्स होते हैं, ऐठन होती है, लेकिन उस रस्सी को आप दूर से किसी को दिखाओ तो एक दिखेगा ना। वैसा ही है डीएनए। ये जो मैंने आपको ऐसा सिंगल डीएनए आपको बनाया था, ये सिंगल नहीं था, ये ऐसे था, डबल था। जो दूर से देखने पर कैसा दिख रहा था, सिंगल दिख रहा था। देखो अगर मैं ओरिजिनल आपको दिखाऊं, जिसको एमबीबीएस वाले बच्चे पढ़ते हैं, जो डायग्राम देखो, ये आपका डीएनए है जो कि ऐसे डबल हेलिकल है, और ऐसे दूर से इसको देखेंगे तो एक सिंगल चेन दिखेगा, ये ना एक धागा, सिंगल धागा दिखेगा। अब ये देखो हिस्टोन है, ये आपका डीएनए है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन पर इस तरह से वाइंड अप होकर एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लिया है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमैटिन कह रहे हैं। देखो क्रोमैटिन, ये जो है इस तरह से लिपट लिपट कर बिल्कुल ऐसे कंडेंस्ड स्ट्रक्चर बना लिया क्रोमैटिन। अब कोशिका विभाजन के समय ये क्रोमैटिन फर्दर कंडेंस्ड होकर क्या बना लिया, गुणसूत्र बना लिया। क्या बना लिया, गुणसूत्र बना लिया। कोशिका विभाजन के समय ये डीएनए और ज्यादा संघनित होकर क्या बना लिया, डीएनए का बंडल बना लिया, जिसको गुणसूत्र कह रहे हैं। और देखो डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट जो आपका एक कोड, कैरेक्टर को कोड करता है, उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जीन कहते हैं, है ना। तो ये देखिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में बच्चे लोग पढ़ते हैं इस डायग्राम से, एक्चुअल डीएनए क्या होता है वो समझाया जाता है वहां पे। तो जिसे आप, मैंने सिंगल बताया था ना, वो ऐसे दूर से देखने पर सिंगल लग रहा है, लेकिन डीएनए एक्चुअली में कैसा है बच्चा, ऐसा है, डबल है। लेकिन इसे दूर से देख रहे हैं तो ऐसा सिंगल आपको दिखाया था मैंने, ठीक है, बात आ रही समझ में। अब आते हैं हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। किस पे बात करेंगे गाइस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हिंदी में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ही कहते हैं, या इसको शुद्ध हिंदी में लिख देते हैं डीएनए अंगुली छाप। शुद्ध हिंदी में क्या लिखेंगे, डीएनए अंगुली छाप। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी लिख देते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने करी थी, तो एलेक्स जेफरीज ने की थी। इस बात को याद कर लीजिएगा, हर एग्जाम में पूछा गया है। देखिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बच्चे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है कि जिस तरह से दो आदमी का फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करता, आप अपना स्याही लगाकर फिंगरप्रिंट डालिए तो दो लोगों का फिंगरप्रिंट आपस में कभी मैच नहीं करता, ठीक उसी तरह से दो पर्सन का डीएनए भी आपस में मैच नहीं करता, है ना। दो पर्सन का डीएनए भी आपस में मैच नहीं करता। इसका फायदा उठाते हुए जो प्रोफेसर एलेक्स जेफरीज थे, एक तकनीक विकसित की, उस तकनीक का नाम रखा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सहारे हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। पहला काम कि जैसे मान लिया कि अ, किसी लेडी ने आप पे इल्ज़ाम लगा दिया कि ये आपका बच्चा है, और आप कह रहे को नहीं हम तो मासूम है ना, ये मेरा बच्चा नहीं, ये हम पे सरासर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो पहले इस तरह के जब पैटर्निटी डिस्प्यूट के मामले सामने आते थे, या सच में आपका बच्चा है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से जब पैतृकता सिद्ध करने के मामले आते थे कोर्ट में, तो बड़ी दिक्कत आ जाती थी कि भाई कैसे हम ऐसे मामलों पर सॉल्यूशन दें। लेकिन अब बिल्कुल आसान है। अब हम कहते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराओ, रिजल्ट एक हफ्ते में आ जाता है, पता चल जाएगा कि ये औलाद किसकी है। जैसे देखिए दो पर्सन का डीएनए कभी भी आपस में मैच नहीं करता, लेकिन किसी पर्सन का डीएनए का जो सीक्वेंस होगा उसके माता पिता के बीच बीच का होगा। माता पिता के बीच बीच का होता है बच्चे का डीएनए का पैटर्न। तो हम क्या करते हैं, जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो बच्चे का डीएनए लेंगे, मदर का डीएनए लेंगे, फादर का डीएनए लेंगे, मैच करके बता देंगे कि ये बच्चा इसका है कि नहीं है ना। तो अब एक हफ्ते में रिपोर्ट आ जाएगी, है ना, और अब पता चल जाएगा कि आप कितने जो हैं शुद्ध हैं, है ना। तो पैटर्निटी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं बच्चे। जैसे क्राइम स्पॉट पर आपका एक बाल भी रह गया, स्पर्म के ट्रेसेस रह गए, सीमेन के ट्रेसेस रह गए, विक्टिम के नाखून में खरोच रह गई, जैसे मान लिया कि हाथापाई हो रही है और नाखून में स्किन का आपका खरोच रह गया, खून के धब्बे रह गए। तो ये जो फॉरेंसिक वाले होते हैं ना, बड़ी बारीकी से एक एक चीज का मुआयना करते हैं। आप कहिएगा हम तो बड़े मासूम हैं, तो पूछेगा आपका बाल क्या कर रहा था वहां पर। तो बाल में डीएनए होता है, टेस्ट करके बताया जा सकता है कि वो आपका डीएनए है कि नहीं है। डीएनए कभी नष्ट नहीं होता, बस उसका सैंपल रहना चाहिए। हजारों साल के बाद भी अगर डीएनए का सैंपल मौजूद है तो उससे पता लगाया जा सकता है कि वो कौन था। तो दो चीजें क्रिमिनल तक बड़ी आसानी से पहुंचा देती हैं आज तक। एक तो कॉल डिटेल, कि भाई इससे रोजाना बात क्या हो रही थी, एक एक घंटे तक क्यों हो रही थी, क्या बातें हो रही थी। इवन आप जो मैसेज पढ़कर डिलीट कर देते हैं वो भी बाद में देखा जा सकता है।
तो एक तो फॉरेंसिक वाले और दूसरा कॉल डिटेल वाले क्रिमिनल तक बड़ी आसानी से पहुंचा देते हैं। जैसे एक नेता थे एनडे तिवारी। एनडे तिवारी नाम के एक नेता थे, उस पर एक जवान बच्चे ने क्लेम कर दिया कि ये हमारे पिता हैं। तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि नहीं, ये हमें बदनाम करने की साजिश की जा रही है विपक्ष द्वारा। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भाई, डीएनए टेस्ट करवाओ। जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला नहीं, उन्हीं की ये संतान में से है। ठीक है, तो अब आप भाग नहीं सकते, आपने कांड किया है ना, तो आप पकड़े जाएंगे, है ना। तो ये जो तकनीक है वो हम इन चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं, पैतृकता सिद्ध करने के लिए, फॉरेंसिक में। उसके बाद मान लिया कि कोई हादसा हुआ और किसी की मृत्यु हो गई और उसका फेस आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, जैसे विमान हादसे में पता नहीं चलता कि ये है कौन, तो वहां पर हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा पता कर सकते हैं कि ये किसकी लाश है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का यूज हम यहाँ पे देख लेते हैं, उपयोग देख लेते हैं। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के अगर हम उपयोग की बात करें बच्चे, तो फॉरेंसिक में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अपराधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है, पैतृकता सिद्ध करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, और लावारिश लाशों की पहचान करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पंकज क्या पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि हमारा फेस की और कौन था, मतलब? हाँ जी, रोजा है, अब तो रमजान शुरू हो गया। अंकित गुप्ता जी। रोमी यादव कहने के सर थोड़ा तेज पढ़ाइए। थोड़ा सा तेज पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे सबका कमेंट आने लगेगा, सर थोड़ा दूरियां रही होंगी, यूं। चलिए, तो लावारिस लाशों की पहचान करने में, पैतृकता सिद्ध करने में, अपराधियों का पता लगाने में, इन सभी में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो हमने डीएनए वाला जो टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन करवाया है, उसमें और भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डीएनए। और डीएनए में एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा क्या है? इसको देने वाले थे एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रांसिस क्रिक। ये क्रिक जो थे, वाटसन और क्रिक वाले क्रिक हैं, इन्होंने सेल के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में बात की थी, और इसी को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। और आपको शायद पता होगा कि देखो, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। इसमें इतनी बात याद कर लीजिएगा, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहता है? रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। लेकिन किसी किसी वायरस में वापस आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं बच्चे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये सिर्फ विषाणुओं में संभव है। वह वायरस जिसका अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है, उसमें आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। तो डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, तो आरएनए से वापस डीएनए बन रहा है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसी को कहते हैं सेंट्रल डोगमा। तो याद रखना, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। लेकिन किसी किसी विषाणु में वापस आरएनए से डीएनए भी बन जाता है, जिसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है सेंट्रल डोगमा। इसको एक्सप्लेन करने का काम किसने किया था? क्रिक साहब ने किया था। दिस इज ऑल अबाउट योर डीएनए। ये आपका क्या है? डीएनए है। डीएनए के बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे, यानी उत्तक पढ़ेंगे, क्योंकि सेल खत्म हो गया, डीएनए खत्म हो गया, और सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू, कोशिका मिलकर बनाते हैं उत्तक। तो उत्तकों का हम लोग अध्ययन करेंगे। महिमा शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रशांत शर्मा पूछ रहे हैं कि रोजा सर कितने दिनों का होता है? तो 1 महीने का होता है, और 1 महीने के बाद फिर मनाई जाती है। रोजा संपन्न होने की खुशी में ईद मनाई जाती है ना। पुनीत कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ऑल एग्जाम के लिए रोहित शर्मा साहब, रोहित सिहारा जी। ठीक है, नहीं फेस तो देखिए, फेस ही तो पता नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है कि पता करना पड़ रहा है कि ये लाश किसकी है, मान लिया, है ना। तो डीएनए से हम पता कर लेंगे। जैसे फेस अब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, लाश पूरी तरह से जल गई और फेस से और कपड़ा वगैरह सब जल गया, पता ही नहीं चल रहा है कि लाश किसकी है, तब हम डीएनए से पता कर लेंगे ना। तो साइटोलॉजी के बाद सेल डिवीजन, हाँ सेल डिवीजन रह गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल डिवीजन ही पढ़ लेते हैं, और उसके बाद फिर हिस्टोलॉजी पढ़ लेंगे। बिल्कुल सही है। हर सेल में डीएनए होता है, आपके शरीर के तमाम सेल में डीएनए होता है, हर एक सेल में डीएनए होगा। तो कोई एक चीज भी आपकी बॉडी का है ना, जैसे ये बाल है, नाखून है, हड्डी है। जैसे आपने देखा होगा कि भंवरी देवी, एक डर्टी पॉलिटिक्स मूवी देखी है, उसमें भंवरी देवी का केस दिखाया गया है कि राजस्थान में एक लेडी थी, उसका नाम था भंवरी देवी, जो पॉलिटिशियंस को क्या कर रही थी, सीडी वगैरह बना करके ब्लैकमेल कर रही थी। तो उसको पॉलिटिशियन ने मरवा दिया, और उसको मारकर जलाकर उसकी हड्डियां जो है तालाबों में फेंक दी। फॉरेंसिक वालों ने जली हुई हड्डियां जो है तालाबों से निकाल करके और उसको टेस्ट करके बता दिया कि नहीं, अब उसकी मृत्यु हो गई है ना, अब वो जीवित नहीं है। पोस्टमार्टम तो इसलिए करते हैं ताकि पता चले कि डेथ की वजह क्या थी, कब डेथ हुई, क्यों डेथ हुई, है ना। उसकी वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है,
तो जैसे मान लिया कोई दुर्घटना हो गई तो उसमें ज़रूर पोस्टमार्टम किया जाता है, नेचुरल डेथ में तो जनरली नहीं करते। ठीक है, चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। आज के सेशन को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। सेल डिवीज़न नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।